हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर बुरहान खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर खान। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और ये इनकरेजमेंट कि केमिस्ट्री से डरने का नहीं। एटलीस्ट इस सब्जेक्ट का आपने इससे आगे कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। टाइम लगेगा इसमें। अगर आप मुझे एक सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी सारी कंफ्यूजन है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी इस सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, मैंने लिखा हुआ उधर डिफरेंट मासेस दैट वी यूज इन केमिस्ट्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। ये जो मैंने बात की एक डिफरेंट मासेस दैट वी यूज इन केमिस्ट्री, दैट वी कम अक्रॉस इन केमिस्ट्री, दैट वी यूजुअली सी इन केमिस्ट्री, वो कौन कौन से मासेस है। ठीक है, तो एक एटॉमिक मास के लिए आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, और अक्सर आप लोग जब पढ़ते हैं तो किताबों में भी ये चीजें सामने आती है। इन सबको मैं आज इस पे मैं बात करूंगा और ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि एक दूसरे से अलग करके एक निहायत खूबसूरत अंदाज में क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये एक एटम का जब हम मास बयान करते हैं तो आपने सुना होगा इस तरह के वर्ड्स। एक तो हम एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, ये वर्ड अक्सर जो है आपने सुना होगा। एक इसके साथ हम लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, और इससे हम मतलब एलिमेंट का मास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाम अलग अलग दिए गए होते हैं। एटॉमिक मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके साथ जो है आपने ये भी सुना होगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ठीक है, और फिर आपने सुना होगा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, और ये भी आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इसमें आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैं डिफरेंट नाम क्यों सुन रहा हूं, क्या ये सब एक है या फिर अलग अलग चीजें। एक और फोर्थ किस्म का, फिफ्थ किस्म का भी जो है, मतलब एक और भी नाम आगे आना है जिसको हम एक्सपेक्टेड एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे नामों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने नाम क्यों हैं। ठीक है, तो आज इस पे बात करेंगे और मेरे साथ रहिएगा, गौर से सुनिएगा मुझे। तो सबसे पहले आते हैं इस पे, ये एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो इश्यू है इसको रिजॉल्व करते हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या फर्क होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने तो मुझे व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू भी जो है मतलब उसके थ्रू भी पूछा है कि सर एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो मैंने इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम थिंग्स। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास सेम चीजें हैं। मैं यहां इसको प्रूव कराने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आपको पता है एटॉमिक मास का कब हम यूज करते हैं, एटॉमिक मास का जो वर्ड है, यानी ये नाम कब देते हैं, जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद को ऐड करके इन अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, इस तादाद को अगर आप कंबाइन कर ले तो इससे एक होल नंबर आता है, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास कब होता है, इस पे मैंने पूरा एक डिटेल में डिस्कशन की हुई है जो इससे पहले की वीडियोस है, तो आप सबको पता है। अब उस सबको समझने की बात कि ये मास ऑफ अ सिंगल एटम होता है जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 1/12 ऑफ दी मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये रिलेटिव तो वहां से आ गया। ये चीज कब, ये नाम कब देते हैं हम, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके जो हमें होल नंबर में वैल्यू, मैं कहता हूं ये दोनों चीजें सेम है। ये दोनों इसलिए सेम है कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे थे, मैं कार्बन से स्टार्ट करता हूं, इसके बाद इससे पहले वाले जो स्टैंडर्ड है उसमें नहीं जाते क्योंकि आजकल हम यही यूज कर रहे हैं। तो ये कार्बन का आप कंसिडर कर ले। कार्बन को जब हम स्टैंडर्ड मान रहे थे तो कार्बन में क्या था, हमने क्यों इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, वहां हमने ये एज्यूम किया था कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अगरचे दोनों के मास में फर्क होता है, लेकिन हमने साथ ये भी एज्यूम किया हुआ था और सब इस पे एग्री हो गए थे कि यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम इक्वल मास के बराबर लेते हैं। हम दोनों का मास जो है यूनिट मास लेते हैं। तो हमने प्रोटॉन को कंसिडर किया था a kmu का और न्यूट्रॉन को भी हमने कंसिडर किया था a kmu का। तब जाके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन यानी 6 mu और प्लस और 6 AMU मिला के 12 AMU का हमने एज अ होल कार्बन का एक सिंगल एटम कंसिडर किया था और इस पे सारे साइंटिस्ट एग्री हो गए थे और इसको एज अ स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया था। अब इसके अंदर के प्रोटॉन को अगर मैं एक AMU कह रहा हूं, ठीक है, तो ये जो मैं 12 टुकड़े बना रहा हूं, ये तो इन्हीं चीजों का मैं टुकड़े बना, वही चीज वही एक टुकड़ा 1/12 के बराबर होता है।
तो ये दरअसल ये एएमयू और ये एएमयू एक ही चीज है। इसी वजह से जो है मैं कहता हूं कि ये सेम थिंग्स है। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ सेंस यानी मोड का फर्क है। जब आप इसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहां सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम ऐड करते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद होता है कि इसको हम जब कंपेयर करते हैं कार्बन की 1/12 को। कार्बन का 1/12 क्या है? रिमेंबर इस वक्त जो है वो हमारा 1 यूनिट के बराबर है। एक प्रोटॉन भी और एक न्यूट्रॉन भी 1 यूनिट के बराबर है। तो यहां मैं इसको मैंने प्रूव किया हुआ है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव। ये नोट आप पढ़ लें, तो नोट में यही सब कुछ मैंने जो बताया वही चीजें हैं कि इसको अगर आज मैं या उस वक्त में 12 एएमयू कह रहा था तो इसकी वजह से कह रहा था क्योंकि इसको एक एएमयू और इसको एक एएमयू, तो 6 ये और 6 ये, तो ये 12 एएमयू बन गया। अब आके अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं या इससे देख रहा हूं तो चीजें तो एक होगी। यही मैंने शो किया हुआ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। ऑक्सीजन का जो 16 आइसोटोप है, याद रखिए कि ऑक्सीजन नेचुरल जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन 17 भी होता है, 18 भी साथ होता है ऑक्सीजन 16 का के साथ साथ। तो इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं ऑक्सीजन 16 पर। तो ऑक्सीजन 16 का जब मैं एटॉमिक मास की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं इसके न्यूक्लियस में जो 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है उसको ऐड कर रहा हूं। तो इससे कितना? 8 और 8 16, तो इसका एटॉमिक मास क्या हुआ? 16। जब मैंने इसको रिलेटिव देखा कार्बन के लिहाज से, इस पे मैंने कैलकुलेशंस भी किया, एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं इससे पहले की वीडियोस में, तो वह हमारे पास आ रहा था इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है यानी कार्बन के कंपेयर्ड जो मास आ रहा था वो था 16 एएमयू। अब इसको भी मैंने वही चीजें मैंने एक एएमयू और एक एएमयू, तो 8 एएमयू और 8 एएमयू, 16 एएमयू इज इक्वल टू 16 एएमयू इज इक्वल टू 16 एएमयू, तो बात एक ही बन गई। हेंस प्रूव्ड दैट एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए जैसा मैंने उधर लिखा हुआ है। इन दोनों में इससे आगे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम चीजें हैं। ये क्या चीजें हैं? सेम। कोई अगर एटॉमिक मास कहे तो भी ठीक है, और कोई अगर रिलेटिव एटॉमिक मास कहे तो भी ठीक है। ठीक है, तो मतलब मैग्नीट्यूड के हवाले से ये एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक थर्ड चीज आती है, आप लोगों ने किताबों में अक्सर पढ़ा होगा, ये जो हम ऑक्सीजन 16 की बात करें, 17 और 18 की बात नहीं कर रहे इस वक्त। ये जो O16 है इसके नीचे कभी भी मतलब आम रूटीन में जब हम कुछ कर रहे होते हैं न्यूमेरिक्स वगैरह, इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इसका हम कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा कि वो 16 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इसका मास वो लेते हैं 15.9949 एएमयू। ये एक आइसोटोप की बात कर रहा हूं। ये मास किधर से आया? फिर जो है जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ऑक्सीजन के नीचे ना तो ये लिखा होता है, ना ये लिखा होता है, और ना ये लिखा होता है, ना ये लिखा होता है, बल्कि ये लिखा होता है। पीरियोडिक टेबल में आप देख लें तो ऑक्सीजन के नीचे जो एटॉमिक मास लिखा होता है वो है 15.999 एएमयू। अब ये कहां से आया? ये किधर से आया? क्योंकि मैं जब कर रहा था तो इसका तो 16 आ रहा था। ऑक्सीजन से मैं लेबल कर रहा हूं बाकायदा O16, तो इसका मास कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। ये 15.9949 एएमयू ये किधर से आया? ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे? तो याद रहे ये होता है एग्जैक्ट एटॉमिक मास। इसका किधर से आता है मैं इस पे डिटेल में बात करने वाला हूं अभी। और ये जो पीरियोडिक टेबल में हम लिखते हैं ऑक्सीजन के नीचे, तो याद रहे यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक आइसोटोप का। आइसोटोप क्या चीजें होती है? बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। एक ही एलिमेंट चेंज नहीं करना है हमने, वही एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स है, लेकिन एक दूसरे से मास के लिहाज से क्या है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? सब में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं तो इस तरह के एटमों को हम क्या कहेंगे? उसी एलिमेंट का आइसोटोप्स कहेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक मैं बात कर रहा हूं किस चीज का, मैंने सिर्फ फोकस किया हुआ है, बाकी पे भी मैं कर रहा हूं। मैंने फोकस किया हुआ सिर्फ ऑक्सीजन का एक जो 16 वाला आइसोटोप है उस पे, और उसको मैं 16 इसलिए कह रहा हूं कि इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मास 16 होना चाहिए। ओरिजिनली इसका मास 16 नहीं है, बल्कि कितना है? 15.9949 है। अब भाई ये कहां से आ गया? इस पे बात करने वाला। और इस मास को क्या नाम देंगे? एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ये जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है हर एलिमेंट के नीचे जो मास लिखा होता है वो फ्रैक्शन में लिखा होता है, उसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो याद रहे ये मैं इस वक्त सिंगल आइसोटोप की बात कर रहा हूं। इस वाले में पीरियोडिक टेबल वाले मास में सारे एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं सबका उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो कैसे करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। ये जब मैं फिनिश करूंगा तो फिर आऊंगा एवरेज एटॉमिक मास पे, उस पर भी डिटेल में बात होगी। तो ये जो मास लिखा था पीरियोडिक टेबल में ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो दो और नाम आ गए।
एक होता है एग्जैक्ट एटॉमिक मास, दूसरा होता है एवरेज एटॉमिक मास। और ये भी मैं साथ साथ बता दूं कि एवरेज एटॉमिक मास को हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो ये और ये क्या हो गए? ये और ये सेम हो गए, ये सेम चीज है, ये और ये, और आपका वो और वो सेम चीजें हो गए। तो कितने नाम हो गए? एक टाइप्स हो गए मास के। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास अलग चीज है, मतलब दोनों एक ही है लेकिन इनसे मुख्तलिफ है। एग्जैक्ट एक और मास आ गया, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास जिसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ये एक और चीज है। तो अब इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 3 तरह के मासेस, ठीक है। एक का, दो का तो हो गया, ये जो मतलब एक का असल में हो गया क्योंकि वो आपस में एक ही चीज है। तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इस वाले मास पे। इसको जब फिनिश करेंगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे एवरेज एटॉमिक मास पर। ये एग्जैक्ट मास क्या होता है इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं ऑक्सीजन का 16 के साथ साथ जो है इस वक्त 17 वाला ऑक्सीजन भी, और ये आपको नजर आ रहा होगा 18 वाला जो ऑक्सीजन है ये भी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने 16 लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने 17 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने 18 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ये इनका इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास में याद रखें, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम इग्नोर करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इंक्लूडेड। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड नहीं किया होता है। तो ये तो बहुत क्लियर बात होनी चाहिए सबको कि रिलेटिव एटॉमिक मास में हम इग्नोर करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इस पे बात की है। तो इसके ऊपर मैं 16 इसलिए ले रहा हूं कि इसके न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन, या इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहें या एटॉमिक मास कहें, बात एक ही है। इसको मैं कह रहा हूं 16 इसलिए क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है, तो इसका 17 बन गया। और इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसका कितना बन गया? 18 AMU। अब ये मैंने जो होल नंबर में लिखे हैं 16, 17 और 18, ये इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, ठीक है। अब रियलिटी की तरफ आते हैं। कहां आते हैं? रियलिटी की तरफ आते हैं। और रियलिटी ये है कि ये जो हम कर रहे हैं, हमने इससे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए प्रोटॉन को हमने माना था कितना? 1 AMU के बराबर। न्यूट्रॉन को हमने माना था 1 AMU के बराबर। अब ऐसा नहीं है। ओरिजिनली AMU का, इसका ओरिजिनली प्रोटॉन का जो मास है कहां से आया? ओरिजिनल मास इसका चार्ज टू मास रेशियो से आया। इलेक्ट्रॉन का कहां से आया? चार्ज टू मास रेशियो से आया। वो वाला मास अगर आप AMU में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम से, वह किलोग्राम में होता है, फिर हम कन्वर्ट करके ग्राम में, और ग्राम से आते हैं फिर उसमें AMU में, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू, AMU का ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 1 नहीं है। अब रियलिटी की हम बात कर रहे हैं। ओरिजिनल इसकी वैल्यू है, प्रोटॉन के लिए है, प्रोटॉन इससे पहले हम 1 समझ रहे थे, 1 नहीं है ओरिजिनल इसका मास। AMU में इसका मास है 1.0073, और न्यूट्रॉन का कितना है? और हम वहां ये भी एज्यूम करते थे कि दोनों एक जितने हैं, दरअसल वो रियलिटी में एक जितने नहीं है। तो हमने यहां सारा रियलिटी अब बयान करना है। ये न्यूट्रॉन का जो AMU में मास आता है वो 1.0087 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अब बात करने नहीं कर रहे इस वक्त, बाद में मैं इस पे आता हूं, ठीक है। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन है रियलिटी में कि आपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो ओरिजिनल मासेस है AMU में वो लिखने होंगे रियलिटी की तरफ जब आपने जाना हो, ठीक है। दूसरी बात ये है इसके अलावा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एटम से तो आप इसका जो इस मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन का छिलका तो आप उतार नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ होंगे। जिसका मतलब मास में इसका अगर थोड़ा भी है तो कंट्रीब्यूशन है। इसका मैं एक सिंपल मिसाल दे रहा हूं लोगों को। आपने लेट्स सपोज ग्रोसरी की चीजें खरीदी, और आपने एक तेले में 2 किलो जो है राइस, चावल डाल दिया, ठीक है। साथ साथ आपने कहा कि इसके लिए तो घी की भी जरूरत है, तो आपने घी भी 3 किलो घी उसमें डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ आपने चाइना साल्ट, एक स्पाइस का नाम है, वो भी थोड़ा सा लिया, 10 ग्राम आपने वो भी इस चॉपर में डाल दिया। आप जा रहे हो और कोई आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितना वजन इस वक्त उठा रहे हो, आपके पास जो ये जो थैला है इसमें कितना आप वजन ले जा रहे हो, ठीक है, मास ले जा रहे हो, वेट कहे जो भी कहे। तो आपका आंसर होगा भाई 2 और 3 5 किलो। एक चीज को आपने इग्नोर किया यहां, वो क्या चीज है? 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम आपका 3 किलो और 2 किलो के मुकाबले में, या टोटल 5 किलो के मुकाबले में 10 ग्राम हम यूजुअली इग्नोर करते हैं इसको, क्योंकि इसको ले जाने में कोई वो नहीं है। तो इस वक्त अगर आपने उसको बंदे को बताया जिसने आपसे पूछा कि आपके पास वजन कितना है इस वक्त इस तेले में, 5 किलोग्राम है, तो आपने इसको सही नहीं बताया, सही है। एक चीज को आपने यहां से गुम कर दी।
आपने छुपाया कुछ, और वो है वो 10 ग्राम चाइना साल्ट जो है वो आपने उसको नहीं बताया, ठीक है। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप इसको भी इंक्लूड करें। 10 ग्राम भले छोटा क्यों नहीं है, मास के लिहाज से कम क्यों नहीं है, लेकिन इसका हिस्सा तो है। तो हम यहां पर रियलिटी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगरचे बहुत कम है, 0.00055 AMU, बहुत कम आ रहा है इनके मुकाबले में, लेकिन फिर भी हम अगर रियलिटी की बात कर रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। मैंने जब ऐसा किया तो इसमें कितने जितने प्रोटॉन होते हैं, याद रहे एटम में उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन की तादाद वेरी कर रहे हैं, आप लोग देखोगे, इसी वजह से तो आइसोटोप्स बन रहे हैं इसके। तो मास आपको 8 प्रोटॉन है तो अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 न्यूट्रॉन है तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों के मास से यानी इससे मल्टीप्लाई। इसको जब मैंने ऐड किया और वैल्यू को मैंने देखा तो ये 16 से ज्यादा आ रहा था, और जाहिर सी बात है इससे पहले हमने ना इसमें इलेक्ट्रॉन शामिल किए थे और ना प्रोटॉन का ये वाला मास लिया था और ना न्यूट्रॉन का ये वाला ओरिजिनल मास लिया था। तो हकीकत तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन 16 से, कि भाई आपका एक एटम इतना होना चाहिए AMU में। इसी तरह ऑक्सीजन 17 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां मैंने 9 प्रोटॉन डाल दिए, सही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड किया, तो ये इतना बन गया 17.1411 AMU। अब भाई आपका 17 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ओरिजिनल इतना होना चाहिए। 18 का कितना होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए? 10 इसमें न्यूट्रॉन है, तो ये इससे बारी और ये उससे बारी, ठीक है, जो कि है 17-18, लेकिन 17-18 ओरिजिनल नहीं है और ना उसका 16 ओरिजिनल है। ये इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 17.141, और ये वाला इतना होना चाहिए जब मैं इसमें ओरिजिनल मास ऑफ प्रोटॉन, ओरिजिनल मास ऑफ न्यूट्रॉन और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का भी मास इंक्लूड करूं, ठीक है। मैंने कर दी, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। क्या है? इन एटम से ऑक्सीजन के इन मुख्तलिफ एटम से यानी ऑक्सीजन के इन मुख्तलिफ आइसोटोप से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इनका मास कितना होना चाहिए। 16 वाले का इतना होना चाहिए, 17 वाले का इतना होना चाहिए और 18 वाले का इतना होना चाहिए। आज से कोई 100 साल पहले एक न्यू टेक्निक आई हुई है और उसको हम कहते हैं 1919 में मास स्पेक्ट्रोमीटर बना, और इस टेक्निक को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो 100 भी नहीं, कोई 105, 2024 चल रहा है आज। तो ये 105 साल पहले एक नया टेक्निक जो है वो फिजिक्स वालों ने इंट्रोड्यूस कराया। एक मशीन है ओरिजिनली, मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप देख लें। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये असल में मास स्पेक्ट्रोमीटर की तस्वीर है। इसमें अंदर जितनी भी चीजें हैं इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लास 11 के लिए ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल में पढ़ाना, लेकिन ग्रेड 12 के चैप्टर नंबर 24 में एनालिटिकल केमिस्ट्री में जहां हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे वहां पर है, तो मैं वहां डिटेल में इस पे बात करूंगा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है और ये मासेस कैसे देते हैं हमें किसी एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स का, ठीक है। अब इसमें 100 साल पहले तो खैर इतना एडवांस था, फिर एडवांसमेंट उसमें आ गई, तो इसमें फिर हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आ गए और उस टेक्निक को हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। जब हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर में मैंने ये नेचुरल ऑक्सीजन डाला, तो याद रहे नेचुरल ऑक्सीजन जब आप नेचर से लेते हैं तो इसमें आपका O16 वाला आइसोटोप भी होता है, आपका O17 वाला भी होता है और साथ साथ आपका O18 वाला आइसोटोप भी शामिल होता है। तो वहां से मुझे रिजल्ट्स मिल गए, 3 तरह के मासेस मुझे मिले ऑक्सीजन के। एक था 15.9949, ठीक है, और ये हाई रेजोल्यूशन हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये आगे जाके मतलब 7-8 डेसिमल पॉइंट तक आपको एग्जैक्ट मास दे सकता है किसी एलिमेंट के एटम का, ठीक है। तो एक मास मुझे ये मिल गया वहां से, इसको कहते हैं, ये जब मैं इसका स्पेक्ट्रम देखता हूं तो ये मुख्तलिफ मासेस निकल आए, इसको कहते हैं आइसोटोपिक सिग्नेचर, नहीं तो आप जाके पढ़ ले इसके बारे में, या आइसोटोपिक पैटर्न कहते हैं इसको। तो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मुझे जो आइसोटोपिक सिग्नेचर मिला ऑक्सीजन का, उसमें मास ना तो 16 था, ना 17 था, ना 18 था, और ना ये थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ना ये वाले भी नहीं थे, ये वाले भी नहीं थे, बल्कि कुछ नया मुझे मिल गया। ये मैं कह रहा हूं कि इसका है, वहां से एनालाइज कर रहा हूं, ये वाला इसका है और ये वाला इसका मास है। वहां जो मुझे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से मशीन के थ्रू जो डाटा मिला, जो वैल्यूज मिली, वो ये है। अब इनको क्या नाम देंगे मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां एक बिग क्वेश्चन बनता है। बिग क्वेश्चन ये बनता है, इफ यू कंपेयर दीज हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मासेस, HRMS को हम कहते हैं, यानी हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आए हो ये जो मास है, जिनको मैंने ग्रीन में एनसर्कल किया हुआ है, इफ यू कंपेयर दीज मास वैल्यूज विद देयर एक्सपेक्टेड मास वैल्यूज,
तो क्या आप क्या देखोगे, दे आर ऑल लेसर मासेस एज कंपेयर टू देम। इस सेंटेंस का मतलब ये है, इसको आप, ये इसका एक्सपेक्टेड है, ये इसका ओरिजिनल है, ठीक है, ये इसका एक्सपेक्टेड है, ये इसका ओरिजिनल है, ये इसका एक्सपेक्टेड है, इसका ओरिजिनल है। अगर आप इस एक्सपेक्टेड के साथ ओरिजिनल कंपेयर करें तो ये इससे कम आ रहा है, ये इससे कम आ रहा है, और ये इससे कम आ रहा है। तो बिग क्वेश्चन बनता है कि भाई मैंने तो तेले में इतनी चीजें डाली थी, ठीक है, बाकी मास किधर गया, वेयर डिड द डिसअपियर्ड मास गो, कुछ तो डिसअपियर हो गया लेकिन गया किधर, ठीक है। ये मास में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एक चीज के अंदर इतनी चीजें मौजूद हैं, एक एटम के अंदर, ठीक है, तो इसका मास इतना होना चाहिए। अब भाई ये इसका जो मुझे मास मिल रहा है ये कम मिल रहा है उससे, ठीक है। तो यहां एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि चले ठीक है, मैं भी इस मशीन ने भी उसी तरह किया जो हम इससे पहले करते थे कि हमने इलेक्ट्रॉन का मास शामिल नहीं किया था। चले फॉर अ टाइम हम सोचते हैं, ठीक है, सोच लिया, इसको अगर मैं इससे काट भी दूं फिर भी ये 16 से ज्यादा आएगा, यहां 16 से कम है, यहां 16 से कम है, ठीक है, फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये गड़बड़ मतलब यहां कुछ मास मस्ट जो है, मस्ट लाजमी तौर पर कुछ मास जाया हुआ है इस एटम में से, वो किधर गया जिसकी वजह से मुझे ये कम मास मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है मास डिफेक्ट में, ठीक है, मास डिफेक्ट यहां पे हुआ है। मास डिफेक्ट का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। असल में क्या होता है, इस सबका आप देख लें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसका जब न्यूक्लियस बन रहा था ओरिजिनली, ऑक्सीजन जब बन रहा था, ठीक है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में हम कहते हैं कि ये सन में और स्टार्स में हाइड्रोजन के डिफ्यूजन से बनता है, यानी हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई आपस में मिलके ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है। तो ये इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि ऑक्सीजन किधर से आया और कैसे आता है, लेकिन मैंने बता दिया, वैसे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि ऑक्सीजन नेचुरली कैसे बनता है, इतने ज्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन कहां से मिल रही है बार बार, ठीक है। तो इस पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रेड 11 के स्टूडेंट के लिए शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कि आप इसके पीछे लग जाए कि भाई ये जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं किधर से आता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, इस पे मैं बात नहीं करने वाला। मैं इस पे बात कर रहा हूं कि असल में हुआ क्या ऐसा कि जिसकी वजह से एटम का मास मुझे एक्सपेक्टेड मास से कम मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर इधर है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस बन रहा था, न्यूक्लियस कब बन रहा था, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल रहे थे, यहां रहना शुरू कर देते। तो इस दौरान क्या हुआ, सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इनका मास जो है इज इक्वल टू mc² से आप निकाल सकते हैं इस मास को। तो इसको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके मुताबिक कुछ मास जो है आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, विच, और उस एनर्जी को किया हुआ विच इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का आपने सुना होगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन हो रहे थे और न्यूक्लियस बना रहा था किसी एटम का, तो इस दौरान इनका कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और ये एनर्जी चली गई बाहर, जिसको हम न्यूक्लियर बाइंडिंग, इसी एक्सेस एनर्जी के रिलीज की वजह से न्यूक्लियस आपका स्टेबल हो गया और यहां एक नया फोर्स डेवलप हुआ जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस पे मैं बाद में कभी जो 4 मेन फोर्सेज हैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप उनके सामने रखूंगा। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अब इस पे बात करें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है, लेकिन ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से मुतालिक हम बात करेंगे। इस दौरान क्या हुआ, कुछ मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो एनर्जी किधर गई, बाहर गई न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल हो गया। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसलिए कहते हैं, इस न्यूक्लियस को अगर आपने दोबारा तोड़ना है तो उतनी एनर्जी आपने इसको देनी होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में आपका कुछ मास कन्वर्ट हो गया, सही है। दिस मिसिंग मास, ये जो अब हमें नहीं मिल रहा है वही मिसिंग मास, इसमें से जो कम हुआ है वही मिसिंग मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। उस मास को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं और इसको डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बाकी बचा, कुछ तो गया एनर्जी के फॉर्म में, बाकी कुछ बचा, ये वाला व्हाट मास रिमेन्स, या फिर इसके लिए ये वाला, या फिर इसके लिए ये वाला, इनका जो मास है, मास डिफेक्ट के बाद वाला जो मास बचता है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट एटॉमिक मास। इस मास को हम कहते हैं
एग्जैक्ट एटॉमिक मास। और ये कहां से आता है? ये इस तरह के मासेस हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इस तरह के मासेस आते हैं। तो ये जो मासेस है ये एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस है। किस तरह डिफाइन करोगे? During the formation of nucleus, some of the mass of proton and neutron is converted into energy, which is released in the form of a nuclear binding energy. This missing mass means which is already converted into nuclear binding energy. That missing mass is called mass defect, and the remaining mass is called एग्जैक्ट एटॉमिक मास। तो ये मास में जो डिफेक्ट आ रहा है, ये मास डिफेक्ट को आप यू भी कर, ये इससे कम है, यानी दोनों में फर्क है। इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा एम, मास डिफेक्ट कहेंगे। इस वाले को क्या कहेंगे? इसको भी मास डिफेक्ट, ये इसका डेल्टा है। और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस वाले और इस वाले के बीच में जो फर्क है इसको भी हम कहेंगे मास डिफेक्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इस वाले से ये माइनस करो, यानी एक्सपेक्टेड से आप एग्जैक्ट मास माइनस कर दे तो जो बचता है वो मास हो आपका होगा, वो जो डिसअपियर हुआ, ये डिसअपियर वाला मास है। एक्सपेक्टेड से आप माइनस कर दे किस चीज को? इसका जो एग्जैक्ट मास है। तो इससे वो मास निकल आएगा जो आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, जो कहीं गया इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको आप इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, वहां में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इसके अलावा वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 4 किस्म के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसमें जो स्ट्रांगेस्ट फोर्स है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे वीक वाला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वहां पर मैं कैलकुलेट भी करूंगा कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए तो नहीं है, वो बीएस के लिए, जब मैं बीएस वालों को जब मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां ये सारी बातें आएगी, ठीक है। यहां तक इसको अब क्लोज कर देते हैं। तो अब सब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीजें हैं। तो मैंने एनसर्कल किया हुआ है और यहां प्रूफ भी किया कि ये दोनों एक ही चीज है। एग्जैक्ट मास क्या चीज होती है? एग्जैक्ट मास आपका एक एलिमेंट के हर आइसोटोप का जो ओरिजिनल मास होता है, मास डिफेक्ट के बाद वाला जो मास होता है उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट एटॉमिक मास, या फिर आप इसको एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मासेस तो क्लियर हो गई। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ना तो मुझे ये वाला दिया होता है, ना ये दिया होता है, ना फिर ये दिया होता है। इसी तरह इनमें से भी कोई भी वैल्यू आपको पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे नजर नहीं आएगी। ना 16 आप देखोगे, ना इसका 15.994 वाला ये वाला देखोगे, ना ये देखोगे, ना ये देखोगे, और ना ये जो एक्सपेक्टेड तो खैर है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल देख नहीं सकते। तो ये पीरियोडिक टेबल में एक भी ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। पीरियोडिक टेबल में एक और तरह की वैल्यू आपको मिलेगी ऑक्सीजन के नीचे। इस तरह सबके लिए आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। वहां लिखा होता है 15.999, ये किधर से आया, ठीक है। तो वो होता है एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें। इसके बाद इसको मैं इरेज नहीं करूंगा और यहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, मैं साइड पे हो रहा हूं। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास को समझने के बाद अब हम एक और तरह का एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं, और वो है एवरेज एटॉमिक मास। और ये जो एटॉमिक मास होता है ये आपको नजर आएगा हर एलिमेंट के नीचे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो वहां जो हमें मास दिया होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास कौन सा मास है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सारे आइसोटोप्स को इन्वॉल्व करते हैं। किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उस सबको हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं अलोंग विद देयर नेचुरल एबंडेंस। कैसे? तो पहले डेफिनेशन को समझे, फिर मैं इसी ऑक्सीजन के एग्जांपल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द वेटेड एवरेज ऑफ द एग्जैक्ट मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसमें एक वर्ड आता है और उसका कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जो लिख के भी तो इसके तो बहुत अच्छा करते हैं जो लिखते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा एग्जैक्ट मासेस, और जो नहीं लिखते हैं वो भी जब कर रहे होते हैं ओरिजिनली कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं इस एग्जांपल में कर रहा हूं, तो वो यूज करते हैं उस वक्त एग्जैक्ट मासेस, ठीक है। तो जब आप एक चीज को यूज करते हैं उसको डिफिनेशन में भी शामिल कर ले, इसलिए मैंने इसको शामिल किया।
हर आइसोटोप का अपना एक एग्जैक्ट मास होता है। किधर से आता है? इससे अभी पहले मैंने इस पे बात की कि ये मासेस आते हैं हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक है। और मास डिफेक्ट के बाद जो मास होता है वो होता है आपका एग्जैक्ट मास किसी आइसोटोप का या किसी एटम का किसी एलिमेंट में, ठीक है। तो ये वाले एग्जैक्ट मासेस हमने इतना एम्फेसाइज इस पे इसलिए किया कि इनको आगे हम यूज कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो वेटेड एवरेज उन्हीं मासेस का, सही है, जो हर आइसोटोप का अपना अपना होता है एग्जैक्ट मास, उन्हीं का वेटेड एवरेज निकाल के जो हमें मास मिलता है उसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ये वेटेड एवरेज का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो इस वेटेड एवरेज का मैंने यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। वेटेड एवरेज कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बताने वाला हूं जब ये डिफिनीशन आपको समझ आए। द मास ऑफ an element which is calculated by including the exact masses of all elements, ये बात तो ऊपर भी थी, ठीक है, आप all isotopes along with their natural abundances। आइसोटोप का एग्जैक्ट मास मल्टीप्लाइड बाय उसका नेचर में जितना वो एग्जिस्ट करता है परसेंट में, सही है, वो परसेंट वाला एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय हर आइसोटोप का अपना अपना एग्जैक्ट मास, इसको कहते हैं, जब आप सबको फिर मिलाते हैं इसको कहते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। तो जब आप किसी एटॉमिक मास को मालूम करने में उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स को इन्वॉल्व करते हैं और साथ साथ उनका अलॉन्ग विद दियर नेचुरल, साथ साथ उनका नेचुरल अबंडेंस भी शामिल कर देते हैं, तो उसके बाद की जो वैल्यू आती है एटॉमिक मास का, उस मास को हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। फार्मूला क्या बनेगा इसका? हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कुछ के 2 होते हैं तो कुछ के 3 होते हैं, कुछ के 4 होते हैं तो कुछ के 5 होते हैं, जितने भी हो फार्मूला ये होगा। ये डिफिनेशन से ये फार्मूला निकल आता है। एवरेज एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का आप कैसे मालूम करोगे? उसका जो फर्स्ट आइसोटोप है उसका मास, लेकिन कौन सा मास? एग्जैक्ट मास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उसी आइसोटोप का परसेंट एबंडेंस, लेकिन डेसिमल में, मतलब परसेंट एबंडेंस जब आप 100 से डिवाइड करते तो खुद ब खुद डेसिमल में आते, उसी डेसिमल वाले को आपने यूज करना है, ठीक है। प्लस दूसरे आइसोटोप का, प्लस अगर तीसरा है तीसरे आइसोटोप का, प्लस अगर चौथा है तो चौथे आइसोटोप, इस तरह डैश डैश मींस ये फार्मूला आपने कंटिन्यू रखना है जितने आइसोटोप्स हो किसी एलिमेंट का उसी के मुताबिक, ठीक है। यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ऑक्सीजन के हमारे पास ये वाले आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन 16 भी होता है नेचुरली, 17 भी वाला भी होता है और 18 वाला ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है। ये जो मैंने ऊपर लिखे इस पे मैंने बात की हुई है, लेकिन इनकी जो ओरिजिनल मास है एग्जैक्ट, यहाँ एटॉमिक रह गया, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इसका जो है, अब ये भी हम इससे पहले बात की, जो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आता है वो इसका ये होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां आके कंफ्यूज हो जाते कि ये अगर O16 है तो इसको मैं 16 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, इधर ये वाला क्यों कर रहा इसकी जगह, ठीक है। तो यहां आके स्टूडेंट फंस जाते कि ये मास किधर से आया। तो भाई ये वही एग्जैक्ट मास है जिसमें मैंने डिटेल में अभी भी बात की, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मास मल्टीप्लाइड बाय इसका परसेंटेज, लेकिन डेसिमल में। ये आसानी के लिए मैंने ऑलरेडी इसको 100 पे डिवाइड करके इसको डेसिमल में लिखा हुआ, इसी तरह हर एक के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब सीधा आते हैं फार्मूले पे, ठीक है। जब आप वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट आइसोटोप का एग्जैक्ट मास मल्टीप्लाइड बाय इसका डेसिमल वाला जो एबंडेंस है, इसी तरह सेकंड का एग्जैक्ट मास मल्टीप्लाइड बाय उसी का जो डेसिमल वाला क्या है, यहां एक 0 रहता है, उसी का डेसिमल में जो एग्जैक्ट मास है वही, ठीक है, सॉरी नेचुरल एबंडेंस है उसी के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह तीसरे का हमारे पास 3 है तो 3 के साथ मैंने यही किया, ठीक है। जब इसको ऐड कर देते हैं तो इससे आता है आपका 15.999 AMU, एंड दिस इज द मास व्हाट वी सी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे ये वाला लिखा होगा, तो इसका ये एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज मींस इसके सारे आइसोटोप्स को हमने इसमें वे किया हुआ है, उसको शामिल किया हुआ है, और साथ साथ ये भी उसी तरह शामिल किया जिस तरह जितना ये है उसमें, ठीक है। मतलब नेचुरल एबंडेंस को भी हमने इसमें काउंट किया हुआ है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है नेचुरली उसको भी हमने काउंट किया हुआ है। तो इसी लिहाज से जो है जो एटॉमिक मास निकल आता है उसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास, और इसी मास को जो है एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो यहां मैंने लिखा था कि कभी कभी हमें किताबों में लिखा हुआ नजर आता है एटॉमिक वेट, ठीक है।
तो एटॉमिक वेट से मुराद होगा ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये वाला मास है ये। तो एवरेज एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब ये जो एटम के मास को डिफाइन करने के हवाले से जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आते हैं, ये अब सबको क्लियर होगा। मैं आप लोगों को यहाँ एक असाइनमेंट दे रहा हूं, एक नहीं बल्कि 2-3 असाइनमेंट दे रहा हूं। आप लोग इस तरह कर लें, मैग्नीशियम का आप लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालें, ठीक है। कैसे? तो मैग्नीशियम के आपको पता है कितने आइसोटोप्स होते हैं। मैग्नीशियम का 24, मैग्नीशियम 25 भी होता है और मैग्नीशियम 26 भी होता है, ठीक है। तो इनके अपने अपने नेचुरल एबंडेंसेस भी हैं और इनके अपने अपने एग्जैक्ट मासेस भी हैं, ठीक है। 24, 25 और 26 का आपने यूज नहीं करना है। इन आइसोटोप की ये मासेस नहीं है, इनके अपने जो एग्जैक्ट मासेस है, मास डिफेक्ट के बाद वाले जो मासेस आते हैं हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, वो यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाला करके आप लोग जो है इसी तरीके से, इसी अंदाज में जो है, उसके भी 3 है तो इतने हद तक आपने फार्मूला ले जाना होगा। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीशियम का आइसोटोपिक ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, इसी तरह से, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए ओपन है, जिसके आइसोटोप हैं उनके लिए आप उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनके जो एवरेज एटॉमिक मासेस है ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा फिर बता दूं, आप लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास को निकालने में कौन से मासेस यूज करने हैं हर आइसोटोप के? एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस आप लोगों ने यूज करने हैं, ठीक है। यहां इस लेक्चर को अब क्लोज कर देते हैं। आई होप ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये तो एटम के हवाले से बात हुई। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास। फिर उसके बाद जो है ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगी तो मैं भी उसी लेक्चर में मैं आप लोगों को मोल भी पढ़ा दूं, क्योंकि मोल फिर कोई नई चीज नहीं है। इन्हीं चीजों को अपग्रेड करके आप मोल का कंसेप्ट पे आ सकते हैं, ठीक है। मैं साइड पे हो रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को नोट कर ले, अपने लिए नोट्स बनाएं और ये सारी कंफ्यूजन्स दूर कर दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।